हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। और क्लास 12 की हिस्ट्री में हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी हड़प्पा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक बिट्स एंड बोन्स। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, लास्ट ईयर सीबीएसई ने आपके सिलेबस को लेकर कुछ थोड़े से चेंजेस किए थे। हालांकि अगर हम बात करें एनसीईआरटी के कंटेंट्स को लेकर तो इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ सभी चैप्टर्स के नाम बदले गए हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी का बुक का जो पहला चैप्टर है ब्रिक बिट्स एंड बोन्स, अब उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम क्या रख दिया गया है, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ चैप्टर के नाम बदले गए हैं, कंटेंट में किसी तरह का चेंजेस नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप पुरानी एनसीईआरटी से अपनी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ चैप्टर के नाम बदले गए हैं और किसी भी तरह के कंटेंट नहीं बदले गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आप चैप्टर को हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे टाइमलाइन को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आमतौर पे दोस्तों क्या होता है कि जो टाइमलाइन होता है वो एक बच्चों को एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, खासकर हिस्ट्री के स्टूडेंटों को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइमलाइन के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप एनसीईआरटी की बुक स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बीसीई शब्द आ जाता है, सीई शब्द आ जाता है, बीसी शब्द आ जाता है, एडी शब्द आ जाता है। तो आमतौर पे बच्चे टाइमलाइन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और ये कन्फ्यूज़न फिर उनके कंटेंट में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो वाइल यू आर रीडिंग योर एनसीईआरटी बुक्स, तो उससे बेहतर है कि उससे पहले मैं यहाँ पे आपको टाइमलाइन क्या कर दूँ, क्लियर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइमलाइन को समझेंगे। ये आपका टाइमलाइन, ठीक है। और टाइमलाइन की अगर बात करें, ये मान के चलिए ये है आपका 0 सेंचुरी, ठीक है। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारा जो हम हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड जो पढ़ते हैं वो लास्ट आपका 2600 बीसी से पढ़ते हैं, 2600 बीसी से पढ़ते हैं। यानी जो हमारा जो लास्ट एविडेंस जो मिलता है हिस्ट्री को लेके वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, 2600 बीसी पूर्व, यानी कम से कम 4 या 5000 साल पहले की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो हम हिस्ट्री में जो स्टडी करेंगे वो कहाँ तक करेंगे, आपका 1948 तक का हम पढ़ेंगे, 1948 एडी तक का पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो 0 सेंचुरी है, माना जाता है ऐसा कि इस 0 सेंचुरी पे बर्थ हुआ था, बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का जो इतिहास था, जो हिस्ट्री रहा है, उसको हम कहते हैं बीसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस के जन्म से पहले का जो इतिहास है, जो मतलब हम हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। ठीक है, और जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद जो हिस्ट्री है जो हम स्टडी करते हैं 1948 तक, अगर हम इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको कहा जाता है दोस्तों एडी कहा जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसको हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कई बार जब आप एनसीईआरटी वगैरह स्टडी करते हैं तो कई बार आपने नोटिस करा होगा एक शब्द बीसीई, कई बार इस तरह के शब्द आ जाते हैं और आपको लगता है कि मतलब ये किस तरह का टाइम पीरियड है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बीसी का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर कॉमन इरा। कहने का मतलब है कि बीसी शब्द लिखा हो या फिर बीसीई लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर एडी लिखा हो और एडी के अगर कहीं आपको सीई लिखा हो, जिसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन इरा। ठीक है, तो एडी शब्द लिखा हो या सीई लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों का मतलब क्या होता है, सिर्फ सेम ही होता है। और ये जो टाइमलाइन जो बनाया गया है किस कैलेंडर के बेसिस पे बनाया गया है,
तो ये जो कैलेंडर जो तैयार किया गया है दोस्तों, वो किया गया है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेसिस पे है ये, यानी ये जो टाइमलाइन जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और आज के समय में इंटरनेशनल लेवल पे हम कौन से कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के बेसिस पे ही ये क्या किया गया है, सारा टाइमलाइन डिसाइड किया गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे टाइमलाइन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर दोस्तों चलते हैं मेन चैप्टर में, ठीक है। और जो मेन चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, देखिए द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटी हड़प्पा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसमें हम एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सभ्यता जो 4 या 5 हज़ार साल पहले जन्मी, पनपी और काफ़ी विकास हुआ, उसमें विकसित हुआ, ठीक है। और एक समय के बाद वो पूर्ण तरीके से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी राजनीतिक लाइफ कैसी थी, उनका मतलब इकोनॉमिकल पीरियड कैसा था, और वो कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो ये साबित करते हैं कि ये सभ्यता पनपी और एक लंबे समय तक सरवाइव करी। और आप ऐसे मान सकते हैं कि उस समय की जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, जो इसमें हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, आप अगर आज के समय से कंपैरिजन करें तो हम ये मान के सकते हैं कि वो शायद हमसे ज़्यादा विकसित रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे एविडेंस मिले हैं जो इस बात का मतलब प्रूफ करते हैं कि वो बेहतर स्थिति में थे। और सबसे अच्छी बात कि ये जो सिविलाइजेशन थी, जो 4-5 हज़ार साल पहले जो मतलब पनपी थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी सभ्यता किस तरह से मतलब यहाँ पे पनपी। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको वो जो कल्चर, वो जो सिविलाइजेशन जहाँ से मतलब पनपी थी, वहाँ के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं और फिर वहीं से उस सभ्यता की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ से हम समझते हैं इसको, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब भारत है दोस्तों, ठीक है। और भारत का ही एक पड़ोसी मुल्क है चाइना, जाहिर सी बात आप लोग जानते होंगे। चाइना में तिब्बत है, ठीक है। और इसी तिब्बत वाले एरिया पे एक झील है, ठीक है। इस झील को हम, एक झील है तिब्बत में, ठीक है। इस झील को दोस्तों हम मानसरोवर लेक के नाम से जानते हैं। और यही मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है जो कि तिब्बत के रास्ते हुए जम्मू कश्मीर के रास्ते हुए भारत आता है, और भारत के बाद वो कहाँ चला जाता है, आपका पाकिस्तान के रास्ते हुए अराबियन सी की ओर चला जाता है, ठीक है। और इस नदी को कहते हैं सिंधु। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों, सिंधु, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में इस नदी को कहते हैं इंडस रिवर, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंडस रिवर। भारत का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के जस्ट पड़ोस में ये आपका क्या है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के जस्ट बगल में ईरान है और उसका पड़ोसी मुल्क आपका क्या है, इराक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन से विदेशी लोग या फिर कौन से मतलब आउटसाइडर लोग सबसे पहले भारत में आए थे, तो वो आपके आए थे, ईरान के लोग आए थे, ठीक है। ये आप समझ जाइए, यहाँ पे पाकिस्तान, इधर आपका अफ़गानिस्तान, ये इराक, और यहाँ आपका है ईरान। देखिए दोस्तों, ईरान के जो लोग थे पहले, उनको क्या कहा जाता था बेटे, पर्शियन कहा जाता था। और यह माना जाता है कि सबसे पहले भारत में कौन लोग आए थे, पर्शियन लोग आए थे, ठीक है। अच्छा, पर्शियन लोगों की एक खास बात है, खास बात भी कह सकते हो या फिर उनकी एक मदर टंग प्रॉब्लम भी कह सकते हो, कि ये दोस्तों स शब्द को ह कहते हैं, ठीक है। यानी ये लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो स शब्द होता है, स को क्या प्रोनाउंस करते हैं ये लोग, ये स शब्द को
प्रोनाउंस करते हैं, स को प्रोनाउंस करते हैं ह, यानी स शब्द को ह प्रोनाउंस करते हैं। तो जब ये भारत आए, जब ये लोग कहाँ पे आए, भारत आए, तो इन्होंने नोटिस करा कुछ जनजातियाँ, कुछ पीपल्स जो कहाँ बसे हुए हैं, सिंधु नदी के आसपास क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। तो यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या बोला, सिंधु को क्या बोला, हिंदू। जैसे अभी मैंने क्या बताया, इनकी मदर टंग प्रॉब्लम क्या है, स को ये ह बोलते थे, तो स को इन्होंने क्या बोला, ह। तो यानी सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या बोला, हिंदू बोला, और रहने वाले उस स्थान को यानी स्थान। तो इस तरह से ईरानियन के द्वारा देन है भारत का नाम हिंदुस्तान, ठीक है। और अगर हम बात करें इस चैप्टर में जिस सभ्यता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो सभ्यता यहीं से ही इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो इस हिंदुस्तान में अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला, शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है 1947 से हम भारत में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही थी, ठीक है। और 1860s के पीरियड में लगातार रेलवे के कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, ठीक है। और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रेलवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। रेलवे की लगातार क्या बिछाई जा रही थी दोस्तों, पटरियाँ बिछाई जा रही थी। तो जब वहाँ पे पटरियाँ बिछाई जाती है, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो जो रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं तो वो पत्थरों के बेस के ऊपर तैयार की जाती, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे खुदाई कर रहे थे और रेलवे की पटरियाँ जब बिछाई जा रही थी, तो वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई किया तो खास तरह की ईंटें मिली, ठीक है। और वो जो ईंटें थी साइज में थोड़ी सी बड़ी थी आज के मुकाबले। अगर देखा जाए तो अगर उनके फीचर्स की बात करें तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आज की ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही ईंटें उस समय मतलब वो ईंटें मिली, ठीक है। बट इनका जो ईंटों का जो साइज़ था वो थोड़ा सा आज के मुकाबले क्या था, बड़ा था। बट अगर अब बात करें हम उनके क्वालिटी को लेके तो बिल्कुल एज इट इज़ मैच कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ खास और यूनिक तरह की ईंटें हैं। तो उन्होंने आसपास के गांव वगैरह क्षेत्रों में सर्वे करा, पता किया कि मतलब ये ईंटें आखिरकार ये खुद तो नहीं कहीं बनाते हैं या फिर मतलब ये सच में ज़मीन से निकल रही हैं। तो वहाँ जब उन्होंने आसपास के क्षेत्र में या लोगों से जब पूछा, डिस्कशन किया, तो उन्हें पता चला कि जब जब उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क करना होता या घर वगैरह झोपड़ी बनाना होता था तो आम तब क्या करते, दूर दराज के क्षेत्रों में खुदाई करके इस तरह की ईंटें निकाल के बनाते हैं। यह बात जब ब्रिटिश इंडिया को पता चला, ठीक है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक सर्वे कमेटी बना दी, ठीक है। और इसके ऊपर सर्वे करवाना शुरू कर दिया। और जब इस पे सर्वे कराया गया तो कई तरह के खास एविडेंस निकल के आए। जब खुदाई कराई गई कई तरह की यूनिक चीज़ें निकल के आई और इस तरह से इसके ऊपर एक बहुत बड़ी संस्था बना दी गई और संस्था का नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस सभ्यता में इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का काम क्या था कि जो एविडेंस के बेसिस से इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन की क्या करनी है, सर्वे करनी है, ठीक है। तो जब इसकी सर्वे हुई तो पहला मतलब जो इसके ऊपर जो डिपार्टमेंट काम करता है उस डिपार्टमेंट का नाम मतलब जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी का नाम था बच्चों ASI, यानी वो संस्था जो इस पे क्या कर रही थी, सर्वे कर रही थी। और ASI की फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी एक संस्था बनाई गई और संस्था का नाम क्या रखा गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो क्या काम करेगी, इस सभ्यता की पूर्ण तरीके से खोज करेगी और डिस्कवर करेगी। अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी वो कब करी गई थी, 1861 में करी गई थी। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आज के समय में दोस्तों न्यू दिल्ली में, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाता है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। अगर हम उसकी बात करें तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके इस संस्था के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे
अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी अगर हम इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, जब सर्वे हुआ तो एक सभ्यता निकल के आई, और ये सभ्यता कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में ये मतलब पाई गई थी। ठीक है, और इस सिविलाइजेशन में जो पहला जो शहर जो निकल के आया था, जो सर्वे के दौरान जो निकल के आया था, वो शहर था बच्चे हड़प्पा। यानी जो पहली सिटी जो डिस्कवर करी गई थी वो कौन सी करी गई थी बच्चे? हड़प्पा सिटी डिस्कवर करी गई थी। दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस सिविलाइजेशन में जो पहली सिटी जो डिस्कवर करी गई थी, ठीक है, जो फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर करी गई थी वो कौन सी करी गई थी दोस्तों? हड़प्पा सिटी डिस्कवर करी गई थी। दैट्स वाई वी कैन से दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, या फिर हम कह सकें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इस शहर की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1921 में हुई थी, और जो इसकी डिस्कवरी करा था वो किया था दयाराम साहनी ने। इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवरी करी गई थी। अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। अब ये सर जॉन मार्शल कौन है? ठीक है, जो ये सर जॉन मार्शल हैं ये कौन थे भाई? ये प्रेसिडेंट थे। ये कौन थे? प्रेसिडेंट थे किसके? एएसआई के। उस समय जिस समय हड़प्पा सिटी की क्या हुई थी? खोज हुई थी, यानी जो संस्था ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो हड़प्पा मतलब अगर इस सिविलाइजेशन की पहली सिटी की अगर हम बात करें तो पहला शहर कौन सा डिस्कवर किया गया था? हड़प्पा सिटी डिस्कवर किया गया था। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन द ईयर 1922 मोहनजोदारो सिटी हैज़ बीन डिस्कवर। इन द ईयर 1922 में जो दूसरा शहर डिस्कवर किया गया वो कौन सा था दोस्तों? मोहनजोदारो डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो किया था दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने डिस्कवर किया था इसको। यानी ये शहर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? आर.डी. बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस शहर को, मोहनजोदारो शहर को एक और नाम से भी जानते हैं। इसको हम जानते हैं दोस्तों माउंड ऑफ डेड। अब माउंड ऑफ डेड का मतलब क्या है? देखिए, जब यहाँ पे खुदाई चल रही थी, सर्वे वगैरह चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे कई तरह के स्कल्पचर्स पाए गए थे, कई तरह की हड्डियाँ, कंकाल्स पाए गए थे, और ये कोई काउंटिंग में नहीं थे, हज़ारों की तादाद में पाए गए थे। तो इससे समझ में आता है कि क्या पता ये शहर मतलब कब्रिस्तान वाला क्षेत्र डिस्कवर किया उन्होंने, खोदा हो। ठीक है, और हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ, स्कल्पचर्स वगैरह पाए गए थे। इस वजह से मोहनजोदारो शहर को हम माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेपर में कई बार एक एक नंबर में एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कई बार एग्जामिनर आपसे मतलब घुमाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैं स्टार बना के यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, माफ़ करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। माफ़ करना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस
सिविलाइजेशन में, इस सभ्यता में जो सर्वे में जो पाया गया, इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज मेटल का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आज के समय की बात करें, अभी तक जो सर्वे में जो पाया गया है, मोर देन 2000 cities have been discovered, यानी अभी तक दोस्तों इस सिविलाइजेशन में करीब करीब 2000 से ज़्यादा शहर डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है। और जो लास्ट जो मतलब जो शहर जो लेटेस्ट जो लास्ट अभी जो डिस्कवर किया गया था, उस शहर का नाम है दोस्तों राखीगिरी। अच्छा, अगर बात करें हम ये जो हड़प्पा सिटी जो डिस्कवर करी गई है और ये जो मोहनजोदारो जो शहर डिस्कवर किया गया है, आज के समय में कहाँ लाइस करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है 1947 के बाद पार्टीशन हुआ। ठीक है, एक ब्लडी पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन के बाद जो ये जो हड़प्पा सिटी है और ये जो मोहनजोदारो एट प्रेजेंट इन पाकिस्तान, आज के समय में ये दोनों शहर कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब जो अगला टॉपिक है, ये जो सिविलाइजेशन था आखिर ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, यानी एक्सटेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन कितना है, मतलब ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक मतलब फैली हुई थी। ठीक है। तो अगला हेडिंग है दोस्तों, एक्सटेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, एक्सटेंशन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये तो आपको जाहिर सी बात है तो पता ही आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये दोस्तों क्या है आपका वेस्ट है। ठीक है। ये जो सभ्यता जो फैली हुई है, अगर हम इंडियन ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो मंदा से लेके दैमाबाद तक ये सिविलाइजेशन कहाँ तक फैला हुआ बच्चे? मंदा से लेके दैमाबाद तक और सुतका गंदौर से लेके आलमगीरपुर तक। अगर बात करें मंदा आज के समय में कहाँ है दोस्तों, तो आज के समय में मंदा दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। दैमाबाद आज के समय में कहाँ लाइस करता है, तो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है, उसको मतलब वहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र। और सुतका गंदौर आपका अफगानिस्तान तक क्षेत्र तक है। और अगर हम आलमगीरपुर की बात करें तो ये क्षेत्र आपका कहाँ तक है दोस्तों? यूपी तक पाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आपके, अगर प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर के मंदा से लेके दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। सुतका गंदौर अफगानिस्तान के क्षेत्र से लेके आपका आलमगीरपुर तक यूपी तक ही क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये इस तरह का यहाँ पे मतलब ये आपका फायदा। देखिए कई बार आपसे वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए पेपर में अब आपका जो पेपर फॉर्मेट है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बेसिक फैक्ट्स एंड पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। या फिर वाइवा में मैडम आपसे पूछ सकती है कि भाई जो आप ये जियोग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं ये इसका कोई खास एविडेंस आप दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल बताइए कि मैडम जो खुदाई जब हुई थी एविडेंस के तौर पे, जो ईंटों का साइज अफ़गानिस्तान में मिला था और वो ईंटों का जो डायमेंशन था, अगर हम बात करें जो ब्रिक्स जो अगर हम बात करें इसके ब्रिक्स का जो साइज पाया गया है, ठीक है, वो क्या पाया गया दोस्तों? 4:2:1 पाया गया है। और
जो ब्रिक्स का साइज अफगानिस्तान वाले क्षेत्र यानी सुतका गंदौर में पाया गया है, वही सेम रेशो का जो ब्रिक्स है वो कहाँ पाया गया है, आलमगीरपुर तक पाया गया है। वही सेम साइज कहाँ पाए गए, मंदा तक, और मंदा से लेके आपके दैमाबाद महाराष्ट्र तक पाए गए। तो इससे और एक ही साइज में पाए गए हैं और एक ही टाइम पीरियड को भी ये ईंटें क्या कर रहे थे, उसी के आसपास दर्शा रहे थे। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, मंदा जम्मू एंड कश्मीर से लेके महाराष्ट्र के दैमाबादपुर तक, और सुतका गंदौर अफगानिस्तान से लेके हमारे वेस्टर्न यूपी तक यानी आलमगीरपुर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट सिटी हड़प्पा के बारे में, यानी जो पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री का, इसका हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।